नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, पिछली वीडियो में हमने गुप्त वंश से संबंधित कुमार गुप्त के बारे में यानी कुमार गुप्त के शासन के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी ली थी और उनके अभिलेखों के बारे में जाना था कि कौन कौन से अभिलेखों से किस प्रकार से क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। जो अभिलेख उस वीडियो के माध्यम से बच गए थे वो इस वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीट करेंगे कि कौन कौन से अभिलेख कुमार गुप्त जी के थे और उन अभिलेखों से संबंधित कौन कौन से ऐसे वाक्य हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जिनसे कि पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनके आधार पर क्वेश्चन बनते हैं। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं गुप्त वंश। कुछ अभिलेखों के बारे में हमने पिछली वीडियो में जानकारी दी थी। जो बचे थे अभिलेख वो उनके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो शुरू करते हैं। गढ़वा के यानी कुमार गुप्त जी के गढ़वा के 2 शिलालेख मिले हैं। क्या 2 शिलालेख मिले हैं? और कहां से मिले हैं? इलाहाबाद के गढ़वा से। स्थान कहां पे है? तो वो इलाहाबाद है। इलाहाबाद के निकट गढ़वा क्षेत्र से मिले हैं। इस अभिलेख में कौन कौन से महत्वपूर्ण वाक्य हैं जिनके आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? इसमें क्या है? गुप्त संवत 98 बराबर 417 ईस्वी यानी 98 417 ईस्वी इसमें गुप्त संवत मिलता है। और इसमें क्या जानकारी मिलती है? दान गृह को 10-12 दिनार दिए जाने का उल्लेख इसमें मिलता है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो गढ़वा के 2 शिलालेख हैं उसमें अगर स्थान से संबंधित पूछ लिया जाए पेपरों में तो आप इलाहाबाद का गढ़वा यानी गढ़वा से मिला है और गढ़वा ही इसका स्थान है। दूसरा, इसमें गुप्त संवत 417 ईस्वी मिलती है। तीसरा, इसमें क्या प्रमुख वाक्य है कि 10-12 दिनार दिए जाने का उल्लेख इसमें मिलता है। तो यह गढ़वा शिलालेख के तथ्य हैं जिनके आधार पर पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कुमार गुप्त जी के मंदसौर अभिलेख की। ये कहाँ है? मालव में। यह मालव में है और इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम दिसपुर अभिलेख के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसमें क्या है? विक्रम संवत। देखो, अभी तक के अभिलेखों में हमें गुप्त संवत के बारे में जानकारी मिल रही थी, लेकिन यहां पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। जो मंदसौर अभिलेख है उसमें विक्रम संवत का नाम आया है। क्या? विक्रम संवत का नाम आया है, जिसकी रचना वत्स भट्टी जी ने करी थी, जो कि कुमार गुप्त जी के दरबारी कवि थे। और समुद्रगुप्त जी की कौन थे? प्रयाग प्रस्तुति किसने? हरिसेन जी ने। ठीक है। इसमें क्या है? 529 ईस्वी यानी 473 ईस्वी अंकित, जो तिथि अंकित है। ठीक है, 529 ईस्वी तिथि अंकित है। यह प्रस्तुति की रचना किसने की थी? वत्स भट्टी जी ने। और इसमें क्या जानकारी है? इसमें राज्यपाल बंधु वर्मा का उल्लेख है। इसमें राज्यपाल बंधु वर्मा का उल्लेख है और सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है। इस अभिलेख से यह महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि इन्हीं के आधार पर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करते हैं कुमार गुप्त जी के करमडंडा अभिलेख। करमडंडा अभिलेख ये कहां पे है? यह उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में। इसमें क्या है? गुप्त संवत 117 यानी 436 ईस्वी अंकित है। और इसमें क्या महत्वपूर्ण घटनाएं वर्णित हैं कि शिव की प्रतिमा अधोभाग में उत्कीर्ण है। शिव प्रतिमा के अधोभाग में यह लेख उत्कीर्ण है। यह जो लेख है
वो शिव की प्रतिमा है, उसके आधे भाग में उत्कीर्ण है। और इसमें क्या है, इसकी जो रचना करी थी, इसकी जो रचना है वो गुप्त गुप्त ये गुप्त जो थे कुमारगुप्त, उनके मंत्री थे पृथ्वीसेन। कुमारगुप्त जी के मंत्री थे पृथ्वीसेन जी ने इसकी रचना की थी। मान कुंवर अभिलेख, ये कुमारगुप्त जी का अभिलेख है। इसमें क्या है, इसका स्थान इलाहाबाद है और इसमें गुप्त संवत 129 यानी 448 ईस्वी अंकित है। इसमें क्या क्या चीजें वर्णित हैं? युद्ध प्रतिमा के नीचे, ये सॉरी युद्ध नहीं, बुद्ध प्रतिमा के नीचे, ये बुद्ध प्रतिमा के निचले भाग में उत्कीर्ण है। इसकी स्थापना बुद्ध मित्र भिक्षु ने की थी। इसकी जो स्थापना की थी, इस प्रतिमा की जो स्थापना की थी या इस अभिलेख की जो स्थापना की थी, वो बुद्ध मित्र भिक्षु ने की थी। और इसके अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण वाक्य थे? इसके अंतर्गत अगर महत्वपूर्ण वाक्यों की बात करें और पेपरों के आधार पर इसकी कुछ हम बातें करें तो वो यही होंगी। स्थान के बारे में, गुप्त संवत के बारे में, इसके किस प्रतिमा के ऊपर लिखी हुई है और इसकी स्थापना किसने की थी। इससे संबंधित अगर आप पेपरों में क्वेश्चन कोई भी पूछ लिया जाए तो आप आसानी से उसका जवाब दे दोगे। दामोदरपुर अभिलेख, ये कुमारगुप्त जी का ही अभिलेख है, लेकिन आज के आधुनिक समय में कहां पर है ये? बांग्लादेश के दिनाजपुर में, बांग्लादेश के दिनाजपुर में है। इस अभिलेख से क्या हमें गुप्तों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? इसमें मिलती है प्रशासनिक विभाजन की जानकारी। क्या, यहां पर गौर करना, इसमें जो मिलती है दामोदरपुर अभिलेख में, कुमारगुप्त जी के शासन से संबंधित अभिलेख है ये। इसमें विभाजन की, प्रशासनिक विभाजन की जानकारी, भक्ति यानी प्रांत की, विषय यानी जिले की, और विधि यानी गांव के समूह की। यानी कुमारगुप्त जी के शासन के समय गांव के समूह को विधि कहा जाता था, और गांव की और ग्राम की जानकारी इसमें मिलती है। और इसमें भक्ति, मैंने जो बताया भक्ति, भक्ति यानी प्रांत के प्रशासक, प्रांत के प्रशासक, उपारिक, महाराज और विषयपति की इसमें जानकारी मिलती है। किस किस की जानकारी मिलती है? भक्ति के प्रशासक जो थे इसमें उपारिक, महाराज, विषयपति, और भूमि क्रिया विक्रिया की प्रक्रिया की, यानी भूमि की बेचना और खरीदने यानी क्रिया और विक्रिया की प्रक्रिया की जानकारी इसमें मिलती है। और क्या मिलती है? विषपति की सहायता हेतु, विषपति कौन थे? जो विषय यानी जिले के जो अधिकारी थे उनकी सहायता हेतु 4 सदस्यों की, 4 सदस्य जिनको क्या कहा जाता था? विषय महत्तर। विषय महत्तर का उल्लेख भी इस अभिलेख में मिलता है। और क्या मिलता है इसमें? सरकारी भूमि, सरकारी भूमि का भी क्रिया होता था। यानी जो गुप्त प्रशासन के अंतर्गत भूमि थी, जो राजा की भूमि थी, जो कि सरकारी भूमि एक तरीके से कही जाती थी, उसका भी क्रिया होता था। यह जानकारी कौन सा अभिलेख देता है? तो दामोदरपुर अभिलेख यह जानकारी देता है। अब अगर इस अभिलेख से कोई सा भी क्वेश्चन पेपरों में पूछ लिया जाए तो आप उसका आसानी से जवाब दे दोगे। क्यों दे दोगे? क्योंकि इससे बाहर किसी अभिलेख के बारे में पूछेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो भी अभिलेख के अंतर्गत महत्वपूर्ण घटना थी जो कि उस पर लिखी हुई थी, उसकी जानकारी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। कुमारगुप्त जी के बाद में उनका जो उत्तराधिकारी था वो स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त जी के बारे में अब हम जानकारी लेते हैं
कि जब स्कंदगुप्त जी शासक बने तो उनसे संबंधित कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जिनके आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और उनके अभिलेखों के बारे में जानकारी लेंगे। तो क्या है, कुमारगुप्त जी का जो समय है वो 455 ईस्वी से 467 ईस्वी है। इन्हीं के शासन के शुरू होते ही हुणों का आक्रमण शुरू होता है। यानी जब स्कंदगुप्त जी शासक थे तो हुणों का आक्रमण, विदेशी आक्रमण है ये हुण, जिन्होंने स्कंदगुप्त जी के शासन के समय आक्रमण किया था, और इन्होंने हुणों के आक्रमण को विफल भी किया था और उन्हें हराया था स्कंदगुप्त जी ने। और इस उनके शासन से कौन सी महत्वपूर्ण वाक्य हैं कि मलेच्छों पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी, मलेच्छों को इन्होंने विजय प्राप्त की थी, क्योंकि और इसमें क्या जानकारी है भाई, उन्होंने हुणों को हराया और मलेच्छों पर विजय प्राप्त की। इसकी जानकारी हमें कौन देता है, अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। भाई जानकारी कौन देता है, जानकारी अभिलेखों से मिलती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से अभिलेख से किस प्रकार की जानकारी मिलती है, क्योंकि उन्हीं के आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जूनागढ़ अभिलेख हमें विदेशी आक्रमण यानी हुणों के आक्रमण की जानकारी देता है। और चंद्रगिर्ह परिपृच्छा, चंद्रगर्भ परिपृच्छा, ये क्या है, परिपृच्छा ग्रंथ में हमें क्या मिलता है, महेंद्र सेन यानी कुमारगुप्त महेंद्रा आदित्य, यानी इसमें ग्रंथ में जो नाम मिलता है स्कंदगुप्त जी का, क्या नाम है, महेंद्र सेन कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। ये स्कंदगुप्त जी के नाम के बारे में हमें जूनागढ़ अभिलेख और चंद्रगर्भ परिप्रेक्षा में जानकारी मिलती है। और इनकी जो उपाधि थी वो क्या थी, शक्रादित्य। देखो भाई, गुप्त संवत से 2 शक्रादित्यों के बारे में जानकारी मिलती है। एक, शकों को हराने के बाद, शक जो कि गुजरात के शक थे, उनको हराने के बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उन्होंने क्या, एक तो सकारी यानी शक्रादित्य, सकारी और विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। अब स्कंदगुप्त जी को भी शक्रादित्य के नाम से पुकारा जाता है। अब गुप्तों से 2 शासक थे जो कि शक्रादित्य यानी सकारी के नाम से पुकारे जाते हैं। इसका प्रमाण क्या है कि वाकई में ये नाम सही है स्कंदगुप्त जी के, तो वो केहौम अभिलेख, केहौम अभिलेख इसका प्रमाण देता है कि हाँ, शक्रादित्य उपाधि स्कंदगुप्त जी की थी। और इसमें क्या है, नालंदा में संगाराम, स्कंदगुप्त जी ने नालंदा में संगाराम बनाने वाला, नालंदा में संग्राराम बनाने वाला शक्रादित्य है। केहौम अभिलेख यह जानकारी देता है, यह प्रमाणित करता है कि नालंदा में संगाराम बनाने वाले जो थे वो शक्रादित्य थे। और शक्रादित्य किसकी उपाधि थी, तो वो स्कंदगुप्त जी की। इसका उल्लेख कौन करता है, हेनसांग भी इसका उल्लेख करता है। 466 ईस्वी में स्कंदगुप्त जी ने चीनी सम्राट के पास दूत भेजे थे। यह इनके शासन से संबंधित महत्वपूर्ण घटना मान लीजिए या वाक्य मान लीजिए कि इन्होंने चीनी सम्राट के पास दूत भेजे थे। और सारनाथ की बुद्ध मूर्ति, सारनाथ की जो बुद्ध मूर्ति का लेख है वो भी स्कंदगुप्त जी से ही संबंधित है। क्या, सारनाथ की बुद्ध मूर्ति का लेख, सारनाथ की बुद्ध मूर्ति का लेख स्कंदगुप्त जी से ही संबंधित है। इसके बाद में गुप्तों की
जो शक्ति थी, जो ताकत थी, उसका क्षीण होना शुरू हो गया, यानी विघटन विघटन शुरू हो गया। अगर एक मायने आप माने तो स्कंदगुप्त जी के बाद में यही एक लास्ट शासक थे जो कि शक्तिशाली थे। इसके बाद में जो शासक थे उनके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि वो इतने शक्तिशाली नहीं थे। हाँ, उनमें से एक शासक जो थोड़े से शक्तिशाली थे, भानुगुप्त जी। और इसके बाद के शासक तो बिल्कुल बस नाम मात्र के शासक रह गए और गुप्त वंश यहीं से सिमटना शुरू हो जाता है। ठीक है, और गुप्तों के बाद में फिर 3 राजवंशों का उदय होता है, जिसको हम गुप्तोत्तर काल के बारे में, यानी गुप्तोत्तर काल के नाम से जाना जाता है, जिसमें हर्षवर्धन, वाकाटक वंश, इनके बारे में हम आने वाली वीडियो में जानेंगे। तो इनके अब हम कौन कौन से थे शासकों का क्रम। हाँ जी, स्कंदगुप्त जी के बाद में कौन कौन से शासक हुए। स्कंदगुप्त जी के बाद में होते हैं पुरुगुप्त, उनके बाद में कुमारगुप्त द्वितीय, और उनके बाद में बुद्धगुप्त, और फिर नरसिंहगुप्त बालादित्य। इनके बाद में भानुगुप्त जी आते हैं, जो कि थोड़े बहुत शक्तिशाली थे। उसके बाद में वैन्यगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय और विष्णुगुप्त इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है। शक्तिशाली शासक में तो भानुगुप्त अंतिम शासक है, और नहीं तो ये विष्णुगुप्त इस गुप्त वंश के लास्ट अंतिम शासक माने जाते हैं। इनके बारे में मैंने आपको इसलिए जानकारी दी है क्योंकि गुप्तों से संबंधित पेपरों में क्रम पूछने के लिए आते हैं कि किस प्रकार से जितने भी शासक हैं वो दे दिए जाएंगे, और उनका क्रम बनाने के लिए दे दिया जाएगा कि इनके बारे में बताइए कि कौन कौन से शासक हैं, या फिर इनका क्रम लगाइए कि कौन कौन से शासकों का कौन सा क्रम है, पहले कौन से थे, उसके बाद में कौन से थे, उसके बाद में कौन से थे, इस प्रकार से। तो इसलिए मैंने क्रम बनाया है कि स्कंदगुप्त जी के बाद में पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, नरसिंह बालादित्य, भानुगुप्त, वैन्यगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय और विष्णुगुप्त अंतिम शासक। पेपरों में अंतिम शासक के बारे में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि शुरू के शासक सभी को याद होते हैं, अंतिम शासक में विद्यार्थी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इनके अभिलेखों के बारे में जानकारी लेते हैं। स्कंदगुप्त जी के अभिलेख, सबसे पहले इनका जो मिलता है जूनागढ़ अभिलेख। कहां से मिलता है? सौराष्ट्र से। सौराष्ट्र कहां पे है? गुजरात में। इस अभिलेख में स्कंदगुप्त जी की हमें क्या जानकारी मिलती है? इसमें शासन की प्रथम तिथि अंकित है, यानी स्कंदगुप्त जी के शासन की प्रथम तिथि जूनागढ़ अभिलेख में अंकित है। सबसे महत्वपूर्ण वाक्य नंबर 1। दूसरा, इसमें गुप्त संवत 136 बराबर 455 ईस्वी मिलता है। ये अभिलेख की दूसरी महत्वपूर्ण घटना। तीसरा, इसमें हुणों को हराया। तीसरा, स्कंदगुप्त जी ने हुणों को हराया। चौथा, सौराष्ट्र में प्रणदत्त को राज्यपाल यानी गोप्ता नियुक्त किया। स्कंदगुप्त जी ने सौराष्ट्र प्रांत में प्रणदत्त को राज्यपाल यानी गोप्ता नियुक्त किया। और इसमें क्या जानकारी है? सुव्यवस्थित शासन और गिन्नार के पुरपति चक्रपालित द्वारा, गिन्नार के पुरपति थे जिनका नाम था चक्रपालित, उनके द्वारा सुदर्शन झील के पुनः निर्माण का, यानी बांध के पुनः निर्माण का विवरण इसमें सुरक्षित है। किसमें? जूनागढ़ अभिलेख में। किसका है? स्कंदगुप्त जी का। और इसमें गुप्त संवत में काल गणना की जाती है। यही अभिलेख है जिसमें गुप्त संवत में काल गणना की जाती है। यह जूनागढ़ अभिलेख से संबंधित महत्वपूर्ण वाक्य हैं और इन्हीं के आधार पर पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसका जवाब आसानी से दे दोगे। इसके बाद में स्कंदगुप्त जी का अगला जो अभिलेख है वो
भीतरी स्तंभ लेख है। अब इसके स्थान के बारे में देखते हैं कि यह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के शहदपुर तहसील के भीतरी नामक स्थान से मिला है। यह इस अभिलेख की महत्वपूर्ण विषय है कि भाई ये कहां से मिला है, कौन सी तहसील है, कौन सी जगह है, कौन सा राज्य है। इसमें हमें क्या मिलता है, पुष्यमित्रों और हुणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन, यानी पुष्यमित्र और हुणों के साथ स्कंदगुप्त जी के युद्ध का वर्णन हमें इस अभिलेख से मिलता है। कौन सा अभिलेख है, भीतरी अभिलेख। और कोह अभिलेख हमें स्कंदगुप्त जी के बारे में क्या जानकारी देता है, तो यह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के कोहम नामक स्थान से मिला है। इसमें क्या महत्वपूर्ण वाक्य है अभिलेख में, इसमें गुप्त संवत 141 से 460 ईस्वी है, ईस्वी की तिथि अंकित है। और इसमें क्या महत्वपूर्ण वाक्य है कि मदर नामक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा का निर्माण किया था। इसमें कोहम अभिलेख में गुप्त संवत की जानकारी 141 यानी 460 ईस्वी की तिथि अंकित है। और मदर नामक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा का निर्माण किया था। यह इस अभिलेख की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। इंदौर स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त जी का इंदौर स्तंभ लेख क्या है, इसमें क्या है, गुप्त संवत 146 की 465 ईस्वी, 146 बराबर 465 ईस्वी की तिथि अंकित है। और यह मिला कहां से है, इंदौर कहां पे है भाई, मध्य प्रदेश का शहर है इंदौर मध्य प्रदेश का शहर है। और इसमें क्या जानकारी है, सूर्य की पूजा का, एक तो इसमें सूर्य की पूजा का वर्णन है और दीपक जलाने के लिए इसमें सूर्य मंदिर में दीपक जलाने के लिए धन दिया गया था। इस अभिलेख में यह चीज वर्णित है जो कि महत्वपूर्ण है। सूपिया का लेख स्कंदगुप्त जी का अगला लेख है। यह मध्य प्रदेश के रीवा में है। इसमें गुप्त संवत 141 बराबर 460 ईस्वी है। इसमें गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के समय से, यानी सबसे पहला जो शासक था, ऐतिहासिक संस्थापक अगर माने तो श्रीगुप्त को माना जाता है, गुप्त जी का। और वास्तविक चंद्रगुप्त जी से शुरू होता है और दूसरे नंबर पर घटोत्कच जी आते हैं। पहले पे श्रीगुप्त, दूसरे पे घटोत्कच जी। तो गुप्तों की जो वंशावली मिलती है वो घटोत्कच जी के समय से मिलती है। इसमें गुप्त वंश को घटोत्कच वंश भी कहते हैं। इसमें जो जानकारी मिलती है वो ये कि गुप्त वंश को घटोत्कच वंश भी कहते हैं। अगला जो लेख है स्कंदगुप्त जी का वो है गढ़वा शिलालेख। ये कहां से मिला है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में करछना तहसील के गढ़वा नामक स्थान से यह मिला है। इसमें कौन कौन से वाक्य घटित हैं, तो स्कंदगुप्त जी के शासन का अंतिम लेख। ये क्या है, जो गढ़वा शिलालेख है ये स्कंदगुप्त जी के शासन का अंतिम लेख भी इसे बोल सकते हैं। और इसमें क्या है, इसमें गुप्त संवत की जानकारी है। गुप्त संवत 148 से 467 ईस्वी इसमें मिलती है। इसी के साथ स्कंदगुप्त जी का शासन समाप्त हो जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने कुमारगुप्त जी के जो अभिलेख बच गए थे उनके बारे में और स्कंदगुप्त जी के शासन से संबंधित और उनके अभिलेखों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण वाक्य थे जिनके आधार पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनके बारे में जाना।
तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको अभिलेखों से संबंधित और स्कंदगुप्त जी के शासन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण विषय हैं, वाक्य हैं या घटनाएं हैं जिनसे कि पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी जानकारी आपको मिली होगी। तो उम्मीद करता हूं प्यारे साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप मेरी पिछली वीडियो को देखने के लिए उस पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।